हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलविन ट्यूटोरियल्स। आई एम किशन झा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जो आपके लिए नया इन द टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट है, बट नॉर्मली आपने इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ ही किया है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे लिए नया सिर्फ पढ़ने के सेंस में है, वरना हम ये पहले कर चुके हैं या करते आ रहे हैं अपने लाइफ में। तो ये सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, शॉर्ट में इसको हम ओसी भी बोल सकते हैं। तो आप अगर देख रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको ये 8 चैप्टर्स दिख रहे हैं जो आपको पढ़ने हैं बेसिकली। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट वीडियो फर्स्ट चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है जिसमें आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया गया है कि कॉमर्स क्या होता है या आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। मयूरी, नेहा, राजेश, चामे एंड गौतम, हु वेयर गुड फ्रेंड्स, gathered in the classroom. They were chatting with each other and sharing their experiences. Mrs. Deshmukh, who is a counselor, visited the class and asked some questions to everybody. तो यहाँ पे बोला गया है 5 फ्रेंड्स थे, उनके नाम आपको दिए गए हैं। वो लोग एक क्लासरूम में इकट्ठा हुए थे, गैदर्ड हुए थे। तो वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तब तक मिसेस देशमुख आई और उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। मिसेस देशमुख, did you experience during your SSC preparation your mother served you tea or coffee? मिसेस देशमुख ने उनसे पूछा कि आप अपने एसएससी की प्रिपरेशन के टाइम पे क्या आपने ऑब्जर्व किया कि आपकी मम्मी आपको टी या कॉफ़ी प्रोवाइड कर रही थी, सर्व कर रही थी? ऑल स्टूडेंट्स, यस मैडम, सब ने बोला हाँ। मिसेस देशमुख, इट मीन्स फ्यू एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय योर मदर। नाउ डू यू गैदर्ड इन कैंटीन आफ्टर एसएससी एग्जाम, ईट एनी फूड एंड पेड मनी? तो फिर मिसेस देशमुख ने पूछा कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आपकी मम्मी ने परफॉर्म किया। अब क्या आपने एसएससी के एग्ज़ाम के बाद कैंटीन में कुछ खाया पिया या आप जमा मीन्स आप लोग साथ में आके कुछ आपने सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ नाश्ता किया ऐसा? ऑल, यस मैडम, वी गैदर्ड इन कैंटीन, एट फूड एंड पेड मनी फॉर द सेम। हाँ हम वहाँ, तो स्टूडेंट्स ने बोला हाँ हम वहाँ गए, एसएससी के एग्ज़ाम के बाद हमने कैंटीन में कुछ खाया और उसके लिए पैसे पे किए। मिसेस देशमुख, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? अब मिसेस देशमुख ने उनसे पूछा कि क्या आपको फ़र्क पड़ता है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? मयूर एंड गौतम, तो मयूर और गौतम ने बोला यस मैडम। When you do any work and in return you get money in economic is economic activity। तो मयूर और गौतम ने बोला हाँ हमें पता है कि हम अगर कोई काम करें और उसके बदले हमें पैसे दिए जाए तो वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेहा, अपोजिट ऑफ दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यू डोंट गेट एनी मनी इन रिटर्न। नेहा ने बोला कि इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ पे हमें रिटर्न में कोई पैसा नहीं मिलता। मिसेस देशमुख, कुड यू गिव एन एग्जाम्पल? मिसेस देशमुख ने बोला क्या आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके लिए? तो राजेश, यस मैडम, व्हेन मदर स्टिचेस ड्रेस फॉर हर डॉटर और मदर सर्व्स अस टी और कॉफी ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन टाइम, it is non-economic activity. But when a tailor stitches a dress for the customer, it is an economic activity because he gets money। तो राजेश ने एक एग्जाम्पल दिया क्या कि अगर वही काम हमारी मम्मी करे, मीन्स अपने डॉटर के लिए उन्होंने ड्रेस स्टिच किया या हमें अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के टाइम पे चाय या कॉफ़ी सर्व किया, तो ये क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको हमने रिटर्न में कोई पैसे नहीं दिए। बट वहीं एक टेलर अगर हमारे लिए ड्रेस सिलता है तो हम उसको पे करते हैं, तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए आगे देखते हैं। मिसेस देशमुख, very good, mother stitches dress and tailor also stitches dress, the activity is same, but stitching done by mother is non-economic activity because she doesn't get any money, whereas a tailor doing the same activity gets money, so it is an economic activity। तो मिसेस देशमुख ने बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत वेरी गुड। तो वही काम मदर भी कर रही है और टेलर भी कर रहा है, बट मम्मी जो काम कर रही है उसके लिए उनको पे नहीं किया जाता, और टेलर वही काम कर रहा है बट उसके लिए उसको पे किया जाता है। इसलिए जिसको हम पे करते हैं वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके लिए हमने पे नहीं किया वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चामिन, इस टेलर एक्टिविटी इज़ अ बिजनेस और प्रोफेशन? तो टेलर का एक्टिविटी क्या है, बिजनेस है या प्रोफेशन है? मिसेस देशमुख, वेल चिल्ड्रन यू विल हैव टू लर्न अबाउट बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन डिटेल। तो मिसेस देशमुख ने बोला कि आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो लेट अस स्टडी दिस डिफरेंट कंसेप्ट्स इन डिटेल इन दिस चैप्टर। तो हमें क्या है, इन्हीं तीनों के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। होप सो आपको इतना समझ में आया रहेगा। अब आगे हम जो भी पढ़ रहे हैं, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे और आपका डाउट सॉल्व करने की भी।
तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। All human beings require different type of goods and services to satisfy their needs. So they keep themselves busy and do some activities throughout their life. All activities can be classified as economic and non-economic activities. तो हर इंसान को क्या है, कुछ ना कुछ ज़रूरत है ही अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरा करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इन जो भी हम काम करते हैं, इन एक्टिविटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक हो सकता है या इकोनॉमिक हो सकता है। अब अगर वो इकोनॉमिक है तो बिजनेस के लिए हो सकता है, प्रोफेशन के लिए हो सकता है या एम्प्लॉयमेंट के लिए हो सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल में अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल, social, religious, cultural, and sentimental requirement without monetary expectations. For example, reading books, serving people, cooking by mother, etc. तो वही चीज़ें यहाँ पे भी एक्सप्लेन की गई है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या है, वो सारे काम जो हमारे पर्सनल, सोशल या रिलीजियस कामों को पूरा कर सके या नीड्स को पूरा कर सके, बट जिनके लिए हम पे ना करें या जिसके लिए हमें पेमेंट ना करना पड़े, मीन्स हम पैसे जिसके बिहाफ पे नहीं दे रहे, ठीक है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मीन्स जिसके रिटर्न में हमें कुछ ना देना हो, बेसिकली वो मनी टर्म्स में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दें आपको, रीडिंग बुक्स रीड करके नॉलेज मिल सकता है बट मॉनेटरी टर्म में कोई बेनिफिट नहीं होगा। सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर, हमारी मम्मी खाना बनाती है, उसके लिए हम पे नहीं करते, तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सेट्रा कर दिया गया है। होप्स आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ एट ऑल लेवल्स विद इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो या तो मनी या मनीज वर्थ के लिए इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, तो कोई भी वर्कर अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके लिए क्या पे किया जाता है, उसको वेजेस पे किया जाता है या सैलरी पे किया जाता है, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए अब देखते हैं जो आपका मेन पार्ट है बिजनेस, वहाँ कंसिडर करते हैं। बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो बिजनेस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल्स का एफर्ट है, जो हम क्या करते हैं, अपना जो भी हमारा बिजनेस है वो चलाने के लिए हम करते हैं। मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लोग से बिजनेस चलता है, मीन्स बहुत सारे लोग जब साथ में आते हैं। अगर आप बिजनेस के ओनर अकेले भी हैं तो भी सिर्फ आप बिजनेस अकेले के बेसिस पे नहीं चला सकते। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक शॉप है, तो शॉप के लिए क्या चाहिए, एग्जांपल के लिए मेरा शॉप खुद का है, फिर भी कोई ना कोई तो सामान दे के जाने वाला चाहिए, कोई परचेस करने वाला चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेले बिजनेस चला लूँगा, मीन्स लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्या बोला है, बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो एक अकेले बंदे का तो एफर्ट चाहिए ही, और ज़रूरत पड़ी तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का भी एफर्ट लगता है। It is a systematic attempt by business person to produce goods and services and sell them in the market to reap the reward by way of profit. It satisfies multiple and complex needs of the society. तो ये ज़रूरी की है ताकि हम कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकें और सोसाइटी की नीड्स भी पूरी कर सकें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। इट मे बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। Goods can be produced with the manpower or with the help of machines. Example, cultivating piece of land and growing food grains is an example of agricultural production. However, converting oil seeds into edible oil with the help of manpower as well as machine power is an example of manufacturing of the goods. तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन का मीनिंग सिर्फ कैसा होता है, प्रोडक्शन का मीनिंग कुछ ना कुछ बनाना होता है। अब बनाना इन द सेंस कैसे हो सकता है, मीन्स मैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी बना सकता हूँ जो मुझे खेतों में काम करके मिलेगा, या फिर मैं मैन पावर और मशीन पावर के हेल्प से मशीन के थ्रू कुछ बना सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि आप अगर कुछ खेतों में ग्रो करते हैं तो उनको हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बोलते हैं। बट वही ऑयल सीड्स का एग्जांपल दिया है कि ऑयल सीड्स से आप क्या करते हो, ऑयल बनाते हो, तो वो मशीन और मैन पावर के थ्रू होता है, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग विच फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। तो अब बिज़नेस अगर आपको करना है तो उसमें क्या करना है, ऐसा नहीं कि मैंने प्रोडक्शन कर दिया, अब मैंने गुड्स बना के रख दिए
तो मेरे फैक्ट्री में रहे रहे वो बिक जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता चले या लोगों तक वो चीज़ें पहुंच सके। ठीक है, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें कहाँ इन्वॉल्व होती है, बिजनेस के पार्ट में इंक्लूड होती है। चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। प्रोफेसर हैनी, business activities are all those human activities which are directed towards the production and processing of wealth। तो प्रोफेसर हैनी ने बोला कि बिजनेस वो हर एक्टिविटी इंक्लूड करता है, ह्यूमन एक्टिविटी, जो हमें क्या करता है, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन और वेल्थ में इंक्रीज के लिए हेल्प करता है। आप कोई भी एक डेफिनेशन अपने हिसाब से याद रख सकते हैं, 2 डेफिनेशन याद रखने की या इसकी ज़रूरत नहीं है, बट इन केस आपको दोनों याद रखना है तो आप रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि एक डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रहे। हम पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर प्राइड ह्यूज एंड कपूर, द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सोसाइटीज नीड्स। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है, बट थोड़ा चेंज करके बोला गया है। क्या बोला है कि ऐसा कोई भी चीज़, गुड्स या सर्विस जो आप क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो, ताकि सोसाइटीज़ की नीड पूरी हो सके और जिसके बिहाफ पे आप प्रॉफिट अर्न कर सको। ठीक है, होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जनरल नॉलेज के लिए भी या कंसेप्ट वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बिजनेस क्या होता है, जनरली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज़ अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा। तो बिजनेस क्या है, हम अपनी लाइवलीहुड मीन्स अपने घर का खर्चा या फिर हमारा जो भी स्टेटस है लाइफ का, या हमारी लाइफ जीने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, हम उसके लिए क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ये लव अफेक्शन की वजह से नहीं होता या सेंटिमेंट से बिजनेस नहीं होता। 2 पार्टीज, अब बिजनेस में 2 पार्टी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। एक बेचने वाला होना चाहिए तो दूसरा खरीदने वाला भी होना ही चाहिए। एक अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो दूसरा परचेस करने वाला भी होना चाहिए। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज। मिनिमम 2 parties are required for exchange, that is the seller and the buyer. Business transaction is a result of an agreement between the buyer and the seller which may be oral or written। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, 2 लोगों के बीच का एग्रीमेंट है, जो किस फॉर्म में हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। प्रॉफिट मोटिव, तो बट ऑब्वियस सी बात है, किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अब आप ही मान लो कोई बिजनेस अर्न कर रहे हो तो आप भी क्या चाहोगे कि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में रहे। द बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज। बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स आइदर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स और रिड्यूसिंग इट कॉस्ट। इट इज द स्पाइन ऑफ बिजनेस विच कीप्स द बिजनेस गोइंग ऑन इन द लॉन्ग टर्म। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मे डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। तो मेन मोटिव क्या होता है किसी भी बिजनेसमैन का, प्रॉफिट अर्न करना। यही क्या है मेन हमारा, जो हम स्पाइन मीन्स रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। तो इंसान के लिए क्या है, ये स्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैक में जो हमारे होता है। वैसे ही बिजनेस के लिए मेन चीज़ क्या है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलना है तो आप प्रॉफिट में होना चाहिए आपका बिजनेस। अब प्रॉफिट डिपेंड कर सकता है आपके बिजनेस साइज पे या आपका बिजनेस कैसा है। तो आप प्रॉफिट क्या कर सकते हो, या तो सेल इंक्रीज कर लो तो भी आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या आपका सेल अगर कम भी है बट आपका कॉस्ट कम आ रहा है तो भी आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं 100 यूनिट्स बेच के 1000 रुपये कमा रहा था, बट मैंने क्या किया, 50 यूनिट्स ही बेचा बट कॉस्ट 50 रुपये से और कम कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, मैं 50 यूनिट पे भी 1000 रुपये कमा सकता हूँ। तो या तो आप कॉस्ट कम कर दीजिए या तो आप सेल बढ़ा दीजिए, दोनों ही केस में आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स and services. Before exchanging the goods and services, they should be produced by business enterprises। तो बट ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बेच सकता हूँ। बेचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कोई भी गुड्स या सर्विस बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी बोला है, गुड्स आर आइदर मैन्युफैक्चर और प्रोक्योर फ्रॉम द सप्लायर विद इन द एम ऑफ सेलिंग इट विद द एम ऑफ सेलिंग इट फर्दर टू द कंज्यूमर्स फॉर प्रॉफिट। तो कोई भी गुड्स किस लिए बनाया जाता है, ताकि हम प्रॉफिट पे उसको बेच सकें। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वही चीज़ यहाँ पे वापस बोलिए कि कोई भी गुड्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करेंगे किस लिए, मनी टर्म्स में एक्सचेंज करेंगे। मीन्स कोई भी गुड्स अगर मैं दूंगा तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सामने वाला मुझे उसके लिए पे करे। ठीक है, या सेम चीज़ सर्विस के लिए भी, अगर सर्विस का एग्जाम्पल है, गुड्स के लिए एग्जाम्पल है, जैसे देखिए आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो गुड्स, पार्ले बिस्किट हो गया या कोई सामान जो आप टच या फील कर सकते हैं उसको हम गुड्स बोल सकते हैं। अब सर्विसेज कैसा हो गया, सर्विसेज इन द सेंस हो गया, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक सर्विस दे रहा हूँ। एक डॉक्टर है वो एक सर्विस दे रहा है, बट वहीं एक रेशन शॉप वाला है तो वो क्या कर रहा है, आपको गुड्स दे रहा है।
तो डिफरेंस है इसमें। बट दोनों ही चीज़ करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों ही चीज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए, गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। अब सर्विस में दे रहा हूँ तो सर्विस में ऐसा नहीं है कि मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, बट मुझे उसके लिए क्या है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर मैं क्वालिफाइड हूँ तो ही मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इस सेंस में बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि हम सर्विस के लिए प्रोडक्शन इन द सेंस हमारे पास वो नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर एफर्ट्स होने चाहिए। होप सो आपका समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ मनी और मनी इज वर्थ। तो या तो पैसा या पैसे के बिहाफ पे उसी की वैल्यू के आसपास का कुछ देना चाहिए, ठीक है, गुड्स और सर्विस दोनों के लिए। मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी, एग्जाम्पल बाइंग नोटबुक फॉर कैश। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, goods and services are exchanged for some other goods or services, example wheat is exchanged for rye। तो आप अगर पैसा दे रहे हो तो वो मॉनेटरी हो गया, बट सामान के बदले सामान दे रहे तो वो बार्टर एक्सचेंज हो गया। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, आपने सामने वाले से वीट लिया, उसके बिहाफ पे आपने उसको राइस दे दिया, तो ये क्या हो गया, बार्टर एक्सचेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विद अदर गुड्स और सर्विसेज। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस। तो अगर गुड्स या सर्विस ही नहीं रहेगा तो बिजनेस वैसे भी नहीं हो पाएगा। दिस गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो ये कौन से टाइप के हो सकते हैं, या तो कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं या कैपिटल गुड्स हो सकते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है, इसका बाइफिकेशन हमें नीचे दिया हुआ है। जैसे देखो, कंज्यूमर गुड्स मीन्स जो हम कंज्यूम करते हैं, खाने पीने की चीज़ें, वो क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया। कैपिटल गुड्स कैसे हो गया, जैसे मशीनरी दिया है, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, मीन्स जो कैपिटल इन नेचर होता है। तो ये आप अकाउंट्स में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि गुड्स किस टाइप्स के होते हैं। अब कैपिटल इन नेचर जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे चले, लॉन्ग टर्म बेसिस इन द सेंस 2 साल 5 साल 10 साल। अब मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खरीदी या कोई फर्नीचर खरीदा, तो ऐसा तो है नहीं कि आज आपने खरीदा और कल उसको आप खा के ख़त्म कर देंगे। वो 2 साल 4 साल 5 साल कुछ ना कुछ टाइम आप यूज़ करेंगे, तो वो क्या होगा, कैपिटल इन नेचर हो, तो उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, every business requires regularity in transaction, one single transaction does not constitute business। एग्जाम्पल दिया आपको, मीन्स हर बिजनेस में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है। कोई एक ट्रांजेक्शन आपने साल भर में कर लिया तो उसको बिजनेस कंसिडर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक गाड़ी थी, तो मैंने साल भर में एक गाड़ी बेच दी, फिर मैंने नई गाड़ी ली, तो उसको हम बिज़नेस नहीं बोलेंगे। बट वहीं कोई एजेंसी वाला साल भर में 10 गाड़ियाँ बेच रहा है या 50 गाड़ियाँ बेच रहा है, तो वो क्या हो गया, उसके लिए बिजनेस हो गया, ठीक है। ज्वेलरी के मामले में मेरे पास कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई थी, इमरजेंसी के केस में मैंने जाके उसको बेच दिया या गिरवी रख दिया, तो ये बिजनेस नहीं हुआ। बट वहीं ज्वेलरी शॉप वाला रोज़ वही काम करता है, तो वो क्या हो गया, बिजनेस हो गया। होप सो आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अनसर्टन रिटर्न्स इन बिजनेस, द रिटर्न्स आर नेवर प्रेडिक्टेबल और गारंटीड, बिजनेसमैन मे अर्न प्रॉफिट और सफर अ लॉस। तो बट ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बिजनेस आप करोगे तो रिस्क इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है आपको कि प्रॉफिट होगा ही होगा या प्रॉफिट का अमाउंट फिक्स है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, अब रिस्क तो है ही बिजनेस में, कोई भी बिजनेस करो अगर आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं मतलब रिस्क भी आपको अच्छा खासा रहेगा। रिस्क इज़ द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज़ कंसर्न विथ एक्सपोजर टू लॉस। तो हर बिजनेस में क्या होता है, हर बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व करता ही करता है, मीन्स आपको लॉस होने के चांसेस हर बिजनेस में होते हैं। It is due to some unfavorable or undesirable event, every business will have some or other risk. Intensity of risk can be minimized but can't be avoided। तो वही यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप क्या कर सकते हो, रिस्क का जो इंटेंसिटी है मीन्स जो चांसेस है वो आप मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो, बट पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में। Certain factors are beyond the control of businessmen, like changes in consumer taste, likes, dislike, fashion, changes in the method of production, fire, theft, natural calamities, etc. No business is free from the above mentioned factor। तो कुछ चीज़ें बिजनेसमैन के हक में नहीं होती, अब वो कितना भी कर ले। फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो वो हमारे हाथ में है क्या, नहीं। तो इस केस में लॉस होना बहुत कॉमन सी बात है, या फिर आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये सब भी बिजनेसमैन के हाथ में नहीं होता। तो ये फैक्टर्स कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, तो इसीलिए क्या है, हर बिजनेस में रिस्क होता ही होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप बिज़नेस कर रहे हो
तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब आपका अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है आपके गुड्स या सर्विसेज से तो वो रिटर्न आपके पास नहीं आएगा। बट वहीं आपका कस्टमर खुश है कि नहीं, मैंने जो यहाँ से गुड्स परचेज़ किया था या यहाँ से जो मुझे सर्विसेज मिली थी वो बहुत अच्छी है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न आएगा। ठीक है, तो रिटर्न आएगा तो आपका उससे बिजनेस बढ़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड बिजनेस इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू इट। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन पर्पस है और बिजनेस भी इससे दूर नहीं रह सकता। मॉडर्न बिजनेस बिलीव in satisfying the customers by providing quality product and services at a reasonable price. The purpose of the business is to create and retain the customers. तो मेन पर्पस क्या होता है किसी भी बिजनेस का, कस्टमर्स को क्रिएट करना या रिटेन करना। क्रिएट करना इन द सेंस, अगर मैंने कोई अच्छी गुड्स या सर्विस दी है तो सामने वाला क्या होगा, थर्ड पार्टी को बताएगा, फिर थर्ड पार्टी भी मेरे पास आ सकती है। और रिटेन करना मीन्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो मुझसे इतने खुश हों कि वो कहीं और ना जाए। तो होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके आगे के जो भी पार्ट्स हैं हम धीरे धीरे करके आपको हर एक वीडियो में एक एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करते रहेंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।